अध्याय 3261 झाओ निंग एर कई प्रकार की प्रजातियों में संभोग का अधिकार प्राप्त करना एक कठिन काम था। नर हिरण संभोग करना चाहते थे। जब वे अपने विरोधियों से लड़ते तो सींग आपस में भिड़ जाते। उनके सींग टूट जाने पर भी वे लड़ते रहते। भेड़ियों के झुंड में सबसे ताकतवर भेड़िया राजा को सबसे पहले संभोग करने की अनुमति दी जाती थी। जो ताकतवर नर भेड़िए थोड़े कमजोर होते थे या जो कमजोर नर भेड़िए होते थे उन्हें संभोग करने की अनुमति नहीं होती थी। अब किन साम्राज्य के ज़ेड वॉल सिटी के कुलीन लोग नर हिरणों या भेड़ियों जैसे हो गए थे। वे सिर उठाकर मुठियां रगड़ रहे थे। झाओ साम्राज्य के नंबर 1 गायक झाओ निंग र के आने का इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ सालों से किन साम्राज्य और झाओ साम्राज्य के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई थी। वे काफी शांतिपूर्ण लग रहे थे। झाओ निंग र अब ज़ेड वॉल सिटी में एक कॉन्सर्ट कर रही थी। ज़ेड वॉल सिटी के कई अधिकारी इस विचार का समर्थन कर रहे थे और लोगों ने उनका असली चेहरा देखने के लिए खूब पैसे खर्च किए। वे जानना चाहते थे कि क्या वो उतनी ही अच्छी हैं जितनी वीडियो में दिखाई जा रही थी। बेशक ज्यादा रईस झाओ निंग र के साथ कुछ और होने की उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही झाओ निंग र ने ज़ेड वॉल सिटी में प्रवेश किया, वहां भारी ट्रैफिक जाम लग गया। हान सेन बाकियों जैसा नहीं था। वह झाओ निंग र की देखभाल करने के मूड में नहीं था। वो अपना समय जीन्स की कहानी के उल्टे संस्करण की जांच पड़ताल में बिता रहा था। आइस ज़ेड ईविल लेडी के साथ संयोजन के बाद उनकी दोनों शक्तियां ब्रेक वर्ल्ड के स्तर तक पहुंच पाईं। दुर्भाग्य से उनकी नियंत्रण शक्तियों, अनुकूलता के स्तर और शक्ति वितरण में कुछ अंतर्निहित कमियां थीं। आगे चलकर समस्याएं आना स्वाभाविक था। ये बस अनुभव की कमी से उत्पन्न एक समस्या थी। कुछ समय तक संयोजन के बाद उनकी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। इन समस्याओं के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हान सेन 4 जीनों कलाओं का अभ्यास करते थे। केवल जीन्स की कहानी अभी तक दुनिया को तोड़ने की स्थिति तक नहीं पहुंच पाई थी। यही हान सेन की हालिया खोज का मुख्य विषय था। उन्हें उम्मीद थी कि जीन्स की कहानी से दुनिया को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए शक्ति की जरूरत थी। हान सेन उस समय किन शिया का दुश्मन नहीं था, लेकिन वह किन वान एर को हरा भी नहीं सकता था। उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी। सुपर गॉड स्पिरिट मोड एक प्रकार का शरीर था। इससे कोई कौशल जुड़ा नहीं था। इसे हवा में चलाने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि हान सेन जानता था कि एक रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी है। वो रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके लिए लेवल अप करने का एकमात्र तरीका उसके पास मौजूद 4 जीनो 8 का अभ्यास करना या फिर बेहतर जीनो 8 हासिल करना था। चून की दुर्लभ जीन प्रजातियां प्राप्त करना कठिन था, इसलिए हान सेन ने बर्फीली ज़ेड दुष्ट महिला को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। आखिरकार उसके लिए ये लगभग बेकार था। उसके लिए वह रास्ता बेकार था। यह उससे भी बदतर था जब वह अपने शरीर को मजबूत बनाता था। जब हान सेन ने बर्फीली ज़ेड दुष्ट महिला के साथ गठबंधन किया तो उसने बार बार उसकी शक्ति का विश्लेषण करने की कोशिश की। वह बर्फीली ज़ेड दुष्ट महिला के साथ गठबंधन किए बिना दुनिया को तोड़ने की उम्मीद कर रहा था ताकि उसे प्रतिबंधित न किया जाए। हान सेन इस बात से सबसे ज्यादा निराश था कि जेड स्किन की उल्टी शक्तियां अजीब थीं। उसने शक्ति संरचना की जांच की थी, लेकिन वह उसका अनुकरण नहीं कर पाया था। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ एक महिला का शरीर ही उस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा होने पर हान सेन ने अपना ध्यान जीन की कहानी पर शोध करने पर केंद्रित कर दिया। जीन की कहानी पर उनका शोध काफी समय से चल रहा था। हान सेन के शरीर में एक भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। उसकी कोशिकाएं परमाणु बमों की तरह तेजी से फट रही थीं। इससे हान सेन का खून बहने लगा। उसे अपनी रिवर्स पावर को रोकना पड़ा। जर्स जीन की हमेशा के लिए ठोस शक्तियां अलग थीं। जीन की शक्तियों को उल्टना बहुत क्रूर था। हान सेन ने अभी अभी जीन की कहानी को उलटने की कोशिश की थी कि उसे लगा कि उसकी जीन श्रृंखला टूट गई है और कोशिकाएं दुनिया के अंत की तरह फट गई है। बस थोड़ी सी शक्ति ही थी जिसने हान सेन को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। वह शक्ति बहुत डरावनी थी। हान सेन अपने शक्तिशाली शरीर के साथ भी जीन की कहानी की शक्ति को रोक नहीं सका। वह विशाल विनाशकारी शक्ति सिर्फ मेरे शरीर में ही नहीं थी, हान सेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मेरा सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी उसे रोक नहीं पाएगा। यह एक ऐसी जीनो कला है जिसका अभ्यास नहीं किया जा सकता। जीन की कहानी के विपरीत प्रभाव की शक्ति बहुत क्रूर थी। इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता था। उसका शरीर इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। वह इसे आजमा भी नहीं सकता था, तो वह कैसे सफल हो सकता था? ये हान सेन को उस समय की याद दिलाता है जब उसने पहली बार जीन की कहानी का अभ्यास करने की कोशिश की थी।
वह तब इसे शुरू नहीं कर पाया था क्योंकि जीन की कहानी के लिए अत्यधिक शारीरिक क्षमता की आवश्यकता थी। ये बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह इसे शुरू नहीं कर सका। इसे शुरू करने के लिए हान सेन को काले क्रिस्टल कवच की जरूरत थी। अब द स्टोरी ऑफ जीन के विपरीत भी यही समस्या थी, लेकिन हान सेन के पास अब काला क्रिस्टल कवच नहीं था। लोगों को खुद पर भरोसा करना होगा। हान सेन ने गहरी सांस ली। उसने अपनी चोट को ठीक करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर उसने जीन की कहानी का उल्टा संस्करण इस्तेमाल किया। हान सेन इस बारे में नहीं सोच रहा था कि वह बच पाएगा या नहीं। वह बस उस डरावनी शक्ति के भीतर एक लय ढूंढना चाहता था। जीन की कहानी का उल्टा असर बस एक पल के लिए ही हुआ जब हान सेन का शरीर अचानक टूट गया। उसका पूरा शरीर किसी चीनी मिट्टी के फूलदान जैसा लग रहा था जिसे तोड़कर फिर से बेतरतीब ढंग से चिपका दिया गया हो। वह दरारों से भरा हुआ था और उनसे खून बहने लगा था। उसने तुरंत द स्टोरी ऑफ जीन का उल्टा संस्करण चलाना बंद कर दिया। वह छोटा सा पल उसके शरीर को नष्ट करने के लिए लगभग पर्याप्त था। उसने इसे पूरी तरह से उल्टा नहीं किया था, इसलिए वह इसे आगे नहीं चलाना चाहता था। हान सेन बस अपने शरीर को ठीक कर सकता था और उस विनाशकारी शक्ति के बारे में सोच सकता था। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही कुछ सीख जाएगा। अफसोस की बात थी कि यह बस एक पल के लिए ही चला और उसका शरीर नष्ट हो गया। हान सेन इस अनुभव से ज्यादा कुछ नहीं सीख पाया। हान सेन बिना हार माने खुद को उस डरावनी शक्ति से प्रताड़ित होने देता रहा। जीन की कहानी के उल्टे संस्करण ने उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे साबित हुआ कि जीन की कहानी का उल्टा संस्करण कितना शक्तिशाली था। शायद जीन की कहानी की दुनिया को तहस नहस करने के बाद वह शक्ति इतनी डरावनी होगी कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ज़ेड वॉल सिटी के एक चमकदार महल में कई अमीर लोग बैठे थे। वहां किन साम्राज्य के कई रईस और मशहूर लोग भी थे। पार्टी का ध्यान उन पर नहीं, बल्कि एक 20 साल की युवती पर था जो बिल्कुल साफ सुथरी लग रही थी। वह एक ऐसी महिला थी जिससे ताजगी झलक रही थी। स्काई किंग, जिसे ज़ेड वॉल सिटी वापस बुलाया गया था, इस पार्टी में शामिल था। वह शराब पी रहा था और झाओ निंग र के गाने सुन रहा था। सुंदरता की बात करें तो झाओ निंग र भले ही सातों राज्यों में सबसे आकर्षक न हो, लेकिन उसके जवान शरीर की शुद्ध जवानी हमें और हमारे बूढ़े शरीरों को बहुत ईर्ष्यालु बना सकती है, स्काई किंग ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में मानो आग सी लग रही थी। मैं उसकी जवानी लेकर उसकी उम्र का हो जाना चाहता हूं ताकि मैं जो चाहूं कर सकूं। आकाश राजा के बगल वाला आदमी हंसा। अगर ऐसा न होता तो झाओ निंग एर को सातों राज्य क्यों पूछते? सिर्फ हम ही नहीं, वे पुराने जमाने के लोग भी झाओ निंग एर से प्यार करते हैं। खैर, कम से कम उन्हें तो उसकी ताजगी पसंद है। उसके जरिए वे अपने अतीत को देखना चाहते हैं। स्काई किंग ने कहा, ज़ेड वॉल सिटी को अभी अभी बहुत बुरा अनुभव हुआ है। अब उसका ज़ेड वॉल सिटी आना निश्चित रूप से दूसरों को कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। हाँ, ज़ेड वॉल सिटी को हाल ही में बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह अभी भी झाओ साम्राज्य से ज्यादा मजबूत है। अगर वह कुछ कोशिश करे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम उससे निपट सकते हैं। जब वे बातें कर रहे थे, झाओ निंग र ने अपना गाना खत्म किया। हॉल में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। झाओ निंग र ने सिर झुकाया। उसने सबकी तरफ देखा और पूछा, जब मैं झाओ साम्राज्य में थी तब मैंने किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज हान सेन के बारे में सुना था। क्या मिस्टर हान आज यहाँ हैं? जीन की कहानी का उल्टा असर हान सेन के शरीर को लगातार नष्ट करता रहा। वह अब इसे सहन नहीं कर सका। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बगीचे में आराम करने चला गया। बाओ एर और फैंग यिन बगीचे में शतरंज खेल रहे थे। हान सेन उन दोनों को खेलते हुए देख रहा था। हान सेन की वजह से बाओ एर शतरंज और तरह तरह के ताश के खेल खेलने में बहुत अच्छी थी। उसकी तुलना में फैंग यिन बहुत खराब थी। हर मैच का अंत उसके लिए बुरा होता था। फैंग यिन को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि वह जीतेगी या हारेगी। उसे बार बार हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो बाओ एर को उबाऊ लगता था। छोटी यिन के साथ शतरंज खेलना बोरिंग है। बाओ एर ने एक और राउंड जीत लिया। उसने जम्हाई लेते हुए पूछा, पापा आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? हान सेन एक मैच के लिए सहमत होने वाला था, लेकिन फैंग फेई फेई और बाल्ड गाय बगीचे में टहलते हुए आ गए। बूढ़े हान, मेरे प्यारे मिस्टर हान, इस बार आप बुरे आदमी हैं। बाल्ड गाय दोस्ताना अंदाज में हान सेन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। इस बार मैं बुरा क्यों हो गया? हान सेन ने उलझन से पूछा। गंजा आदमी हंसा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज झाओ साम्राज्य की नंबर 1 गायिका झाओ निंग र अपनी स्वागत पार्टी मना रही है?
उसने तुम्हारा किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज का जिक्र किया था। क्या वो मुझे चुनौती देना चाहती है? हान सेन ने शांति से अपना कप उठाया और चाय की चुस्की ली। हान सेन को रॉकी डी से पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि झाओ निंग एयर किन कसियो की 19वीं जन्म आत्मा की स्वामिनी थी। वह किन साम्राज्य में सिर्फ हान सेन को मारने के इरादे से आई थी, इसलिए हान सेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गंजा आदमी अजीब सा लगा और मुस्कुराया, नहीं, लेकिन झाओ निंग र ने कहा है कि वह आपकी बहुत प्रशंसा करती है। वो आपसे शादी करना चाहती है और एक अच्छी पत्नी बनना चाहती है जो बच्चों को पढ़ाए। अगर आप चाहें तो वह रेड स्लीव बिल्डिंग में आपका इंतजार कर रही होगी। वो किन साम्राज्य के बड़े तलवारबाज आपके साथ रात बिताना चाहती है। अब जेड वॉल सिटी के सभी रईस और पुरानी प्राचीन वस्तुएं आपसे ईर्ष्या करती है। ब्लर्ग, हान सेन की सारी चाय लगभग खांसते हुए बाहर निकल गई। उसने बाल्ड गाय की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो मिस फैंग से पूछ लीजिए। बाल्ड गाय को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। हान सेन ने फैंग फेई फेई की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, हालांकि बाल्ड गाय थोड़ा बेतुका लग रहा है, लेकिन झाओ निंग र ने कुछ ऐसा ही कहा था। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें सचमुच पसंद करती है या उसका कोई छिपा हुआ मकसद है या क्या। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाल्ड गाय ने कहा था। जेड वॉल सिटी के लोग पागल हो रहे हैं। वे जानते हैं कि झाओ निंग र को कोई समस्या है, फिर भी वे तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हान सेन हंसा और बोला, कोई बात नहीं। रईसों को तो मैं वैसे भी कभी पसंद नहीं था। वे हमेशा मुझे मारकर कुत्तों को खिलाना चाहते थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वे मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। बूढ़े हान, झाओ निंग एयर रेड स्लीव बिल्डिंग में है। क्या तुम जा रहे हो? वह झाओ किंगडम की नंबर 1 गायिका है। बाल्ड गाय के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। उसने कहा, अगर मैं होता तो मैं रेड स्लीव बिल्डिंग जाकर उसे देखने के लिए कुछ भी कर सकता था। जरूर, मैं जा रहा हूं, हान सेन ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। अगर मैं नहीं गया तो मुझे बिना वजह बलि का बकरा बना दिया जाएगा। हाँ, झाओ निंग र बहुत भावुक है। अगर तुम नहीं गए तो तुम जानवर बन जाओगे। बाल्ड गाय ने हान सेन के कंधे पर थपथपाया और जाने के लिए तैयार हो गया। बाओ एयर ने एक तरफ से नोटपैड निकाला और कुछ लिखा। हान सेन रेड स्लीव बिल्डिंग जाना चाहता था क्योंकि वह झाओ निंग र से मिलना चाहता था, जो 19वीं परीक्षा विषय थी। अगर किन शियू उसे वहां जाने देती तो झाओ निंग र के मन में जरूर कोई खास बात रही होगी। वो उसे वहां यूं ही मरने के लिए नहीं भेजेगा। झाओ निंग र के आने का इंतजार करने के बजाय उसे मौका मिलते ही पहले हमला करना चाहिए था। वो फैंग महल को और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बूढ़े हान, क्या तुम साथ चलना चाहोगे? बाल्ड गाय ने खुशी से हान सेन की तरफ देखा। वे शायद तुम्हें अंदर जाने से मना कर देंगे, इसलिए तुम बस शर्मनाक लगोगे, हान सेन ने हंसते हुए कहा। ओह, तुम सही कह रहे हो, बाल्ड गाय ने ईर्ष्या से कहा। झाओ निंग एयर ने ही तुम्हें बुलाया है। हान सेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने फैंग फेई फेई की तरफ देखा और पूछा, रेड स्लीव बिल्डिंग कहाँ है? फैंग फेई फेई ने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा। क्या तुम सच में जा रहे हो? एक खूबसूरत औरत का बुलावा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? हान सेन ने हंसते हुए पूछा। क्या सभी सुंदर महिलाएं महल के बाहर हैं और अंदर नहीं? फैंग फेई फेई को जलन हुई, लेकिन उसने फिर भी हान सेन को रेड स्लीव बिल्डिंग का स्थान बता दिया। बाओ एयर अपनी कलम पकड़े हुए नोटबुक में कुछ लिखती रही। अब 10 बज चुके थे। हान सेन ने फैंग यिन यिन को अलविदा कहा और रेड स्लीव बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक आदमी आता दिखाई दिया। वो हान सेन का रास्ता रोकना चाहता था। मिस्टर हान, आप कहाँ जा रहे हैं? व्यक्ति ने झुककर पूछा। अगर लोग आपके साथ अच्छे लग रहे थे तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना असभ्यता थी। वो व्यक्ति अच्छा था, इसलिए हान सेन को बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसने विनम्रता से कहा, रेड स्लीव बिल्डिंग। उस आदमी का चेहरा बदल गया। वह हान सेन के पास गया और फुसफुसाया, गुरु हान, क्या आप झाओ निंग र से मिलने जा रहे हैं? अगर आप मुझे झाओ निंग र से मिलने रेड स्लीव बिल्डिंग ले जाएंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा। कैसा इनाम? हान सेन ने दिलचस्पी से उस आदमी को देखा। वो 40 साल का था। देखने में वो किसी विद्वान जैसा लग रहा था। देखने में वो काफी सभ्य लग रहा था, लेकिन हान सेन को याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कभी देखा था। वो आदमी हान सेन के पास गया और फुसफुसाया, मेरा नाम झांग हुआन है। मुझे नहीं लगता कि आपने ये नाम पहले सुना होगा, लेकिन झांग परिवार किन साम्राज्य में काफी मशहूर है। हम जीन अंडे और जीन नस्लों का व्यापार करते हैं।
ट्रेजर गार्डन हमारे परिवार का व्यवसाय है। अगर आप मुझे रेड स्लीव बिल्डिंग ले जा सकते हैं तो ट्रेजर गार्डन में कोई भी जीन अंडा और जीन नस्ल आप मुफ्त में चुन सकते हैं। आप एक चुन सकते हैं। मुझे ये बेकार चीज मत दो, मुझे कुछ असली दो। हान सेन को झांग हुआन का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। आमतौर पर उच्च श्रेणी के जीन अंडे और जीन प्रजातियां बाजार में नहीं मिल पाती। अगर मिलती भी तो भी झांग हुआन ने शायद सभी उच्च श्रेणी के जीन अंडे और जीन प्रजातियां छिपा दी होती। ट्रेजर गार्डन के बारे में हान सेन ने पहले सुना था। यह जेड वॉल सिटी की एक पुरानी दुकान थी। यह आसपास की सबसे बड़ी जीन अंडे और जीन प्रजाति की दुकानों में से एक थी। बाकी दुकानें भी ऐसी ही थी, लेकिन बाकी दुकानें ज्यादा जीन प्रजातियां बेचती थी। ट्रेजर गार्डन ज्यादा जीन अंडे बेचता था। उसकी चाल का पर्दाफाश हो गया था। झांग हुआन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमारी दुकान में 1 दर्जन देव श्रेणी के जीन अंडे हैं। अगर तुम चाहो तो जाकर 1 या 2 ले सकते हो। एक दुर्लभ जीन अंडा अगर तुम्हारे पास है तो जाकर ले लो, अगर नहीं तो मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे झाओ निंग र से मिलने जाना है। हान सेन ने प्रस्ताव पर एक बेतुकी कीमत लगा दी। वह चाहता था कि वह आदमी चला जाए और अपना समय बर्बाद करना बंद करे। टीचर हान, आप बहुत लालची है। झांग हुआन स्तब्ध रह गया। एक डेट के लिए एक दुर्लभ जीन अंडा बहुत ज्यादा था। लोग लालची होते हैं, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस दूसरों से ज्यादा लालची हूँ। जीन अंडा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो बस एक वस्तु है। किसी वस्तु के बदले में उससे डेट करने का मौका मिलना मुझे लगता है कि काफी जायज है। झांग हुआन को यह उचित दाम नहीं लगा। उसने सोचा, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, क्या इसे उचित दाम कहते हो? झांग हुआन हान सेन के सामने यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी और कहा, मिस्टर हान, आपने मुझे ज्यादा ही आंक लिया है। झांग परिवार जीन अंडों की एक दुकान चलाता है, लेकिन दुर्लभ जीन अंडे मिलना बहुत दुर्लभ है। हमारे पूर्वजों के पास कभी एक था और वह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि जब से मैं पैदा हुआ हूं, मुझे एक भी दुर्लभ जीन अंडा देखने को नहीं मिला है। झांग हुआन ने दांत पीसते हुए सुझाव दिया, ये कैसा रहेगा? ट्रेजर गार्डन में भगवान श्रेणी के जीन अंडे हैं। आप उनमें से 5 चुन सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही दे पाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? दुर्लभ गायकों के लिए दुर्लभ जीन वाले अंडे जरूरी होते हैं, हान सेन ने हंसते हुए कहा। मिस झाओ उस कीमत के लायक है, क्या आपको नहीं लगता? हान सेन पागल नहीं था। वह झाओ निंग र के साथ डेट के लिए एक दुर्लभ जीन रेस का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब कई रईस उन पर नजर रख रहे थे। अगर हान सेन घटिया सौदा करता तो कई लोग उसे रोकने आते और अपने अपने प्रस्तावों से उसे परेशान करते। झांग हुआन निराश दिख रहा था। वह बीमार सा लग रहा था और बोला, टीचर हान, अगर आप इसी तरह दाम बताते रहेंगे तो कोई भी आपको पैसे नहीं दे पाएगा। हान सेन ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी। वो सही कह रहा है। दुर्लभ गायकों को दुर्लभ जीन वाले अंडों की जरूरत होती है। टीचर हान, मेरे पास एक दुर्लभ जीन वाला अंडा है। अगर इसके लिए आपको रेड स्लीव बिल्डिंग में मिस झाओ के साथ एक रात बितानी पड़े तो मैं उसे आपको दे दूंगा। क्या आप यह व्यापार करना चाहेंगे? झांग हुआन ठिठक गया। उसने अपना सिर घुमाया। उसे यकीन नहीं था कि कोई ऐसा सौदा करेगा। झाओ निंग र से मिलने के लिए एक दुर्लभ जीन अंडा देगा। आखिरकार वे उससे आमने सामने तो नहीं मिलेंगे, वे सिर्फ हान सेन के साथ जाएंगे। जब झांग हुआन ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसके हाव भाव बदल गए। उसने अपना सिर नीचे किया और वहां से चला गया, जैसे कोई चूहा किसी खूंखार बिल्ली को देखकर भाग जाता है। हान सेन ने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया कि वह कौन था। वो सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसने फूलों वाला लबादा पहना हुआ था। उसकी पलकें भारी थीं। जब उसने आंखें खोली तो उनमें बड़े बड़े छेद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह जागा ही नहीं था। हान सेन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच में मुझे ये प्रस्ताव देने वाले हो तो मैं तुम्हारी पेशकश स्वीकार करूंगा। बूढ़े आदमी का शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उसने थोड़ी देर अपनी आस्तीन में हाथ डाला। आखिरकार उसने एक जीन अंडा निकाला और हान सेन के सामने रख दिया। ठीक है, ये जीन अंडा है, अगर हिम्मत है तो इसे ले लो। हान सेन ने बूढ़े आदमी के हाथ में देखा। जीन का अंडा बटेर के अंडे के आकार का था। ये क्रिस्टल जैसा दिख रहा था। यह आधा सफेद और आधा काला था। यह एक प्राकृतिक ताई ची प्रतीक था। जीन के अंडे के खोल पर कई अजीबोगरीब नक्काशी थी। अगर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए तो भी शब्द पढ़ने लायक नहीं होंगे। बटेर के अंडे के आकार के जीन के अंडे के खोल पर हजारों शब्द थे।
वो पाठ अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो ब्रह्मांड के राज्यों की आम भाषा में नहीं लिखा गया था, इसलिए हान सेन को उसका मतलब समझ नहीं आया। जाहिर है वह हाथ से लिखी हुई कोई चीज थी। हो सकता है कि वो अंडे के साथ पैदा हुई हो। बूढ़े, क्या ये जीन अंडा मर गया है? हान सेन ने जोर से सोचा। इस पर ढेर सारे शब्द खुदे हुए थे। वो सोच रहा था कि क्या ये जीन अंडा अब भी जीन नस्ल पैदा कर सकता है या नहीं। इसके अलावा हान सेन जीन अंडे में जीवन शक्ति का पता नहीं लगा सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वाकई एक दुर्लभ जीन अंडा हो सकता है या नहीं। बूढ़े ने आंखें घुमाई। कितना अज्ञानी! ये जीन अंडा ब्रह्मांड को झकझोर देता है। यह अनोखा अल्टीमेट अंडा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना ज्ञान दिखा सकता हूँ। कहीं बाद में तुम लोगों को शर्मिंदा न करो। बूढ़े ने दुर्लभ जीन अंडा पकड़ा। घमंडी नजरों से उसने कहा, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और देव आत्माओं के जन्म से पहले एक बूढ़ा आदमी था। वो व्यक्ति वू वेई दाओ अल्फा था। बूढ़े आदमी, मुझे कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हान सेन ने बूढ़े आदमी को आगे बढ़ने से रोक दिया। हान सेन ने ये कहानी पहले भी सुनी थी। जब हान सेन पहली बार राज्यों के ब्रह्मांड में आया तो उसे वू वेई दाओ महल के इतिहास के बारे में पता चला। वू वेई दाओ महल का पहला नेता वू वेई दाओ अल्फा था। वू वेई दाओ महल के छात्र उसे ईश्वर के समान मानते थे। वे देवात्माओं से भी ज्यादा उसकी आज्ञा मानते थे। वू वेई दाओ अल्फा की सबसे प्रसिद्ध उक्तियों में से एक थी, ईश्वर के जन्म से पहले मैं यहाँ पहले से ही था। इसका मतलब था कि वू वेई दाओ अल्फा का जन्म देव आत्माओं से भी पहले हुआ था। वह देव आत्माओं से भी महान थे। बेशक हान सेन ने इस पर काफी शोध किया था। वू वेई दाओ महल का इतिहास बहुत दूरगामी था। मनुष्यों से पहले ही वे इतने प्रसिद्ध थे। देव आत्माओं के जन्म की तुलना में उनके बीच अभी भी एक दूरी थी। जिस व्यक्ति की इतनी प्रशंसा की गई हो वो इतना शक्तिशाली तो होगा ही, और उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेना वू वेई दाओ महल का निर्माण किया। फिर भी दावे थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण थे। बूढ़ा आदमी इस बात से नाराज लग रहा था कि हान सेन ने उसे बीच में ही टोक दिया था। उसने हान सेन को घूरते हुए कहा, युवा लोग कितने अधीर होते हैं। वे हमेशा काम जल्दी निपटा देते हैं। जब वू वेई दाओ अल्फा का जन्म हुआ था तब उसके हाथ में ये जीन अंडा था। उसके जन्म के बाद जब तक वो अंतरिक्ष से निकलकर नहीं चला गया तब तक ये जीन अंडा उसके हाथ से कभी नहीं छूटा। इस ब्रह्मांड में ये बात सभी जानते हैं। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम्हारे हाथ में जो है वही जीन अंडा है जो वू वेई दाओ अल्फा के पास था, है ना? हान सेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि वू वेई दाओ अल्फा के जन्म के समय उनके पास कोई जीन अंडा था। अगर था भी तो भी वू वेई दाओ महल में शायद ऐसा ही कोई खजाना रहा होगा। ऐसे बूढ़े आदमी को इसे क्यों ढोने दिया गया? मूर्ख लोगों को कुछ नहीं सिखाया जा सकता। हाँ, यह वेई वेई दाओ अल्फा का जीन अंडा है। इसका नाम अल्टीमेट एग है। सभी जानते हैं कि अल्टीमेट एग एक दुर्लभ जीन अंडा है। मैं इस जीन अंडे का इस्तेमाल आपके साथ जुड़ने की अनुमति के लिए करूंगा। क्या ये ठीक है? बूढ़े व्यक्ति ने हान सेन को जीन अंडा दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह वही असली जीन अंडा है जो वू वेई दाओ अल्फा के पास था? हान सेन ने बिना ज्यादा परवाह किए पूछा। सच कहूं तो अगर उस दुनिया में ऐसा जीन अंडा होता भी तो हान सेन ने नहीं सोचा था कि वो उस बूढ़े आदमी के हाथों में पड़ जाएगा। ये जीन अंडा असली है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो झांग परिवार के उस आदमी से पूछ लो, बूढ़े ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। झांग हुआन, जो लगभग मुड़कर जाने ही वाला था, किसी अदृश्य हाथ से पकड़ा गया और वापस खींच लिया गया। उसे बूढ़े के सामने लाया गया। झांग परिवार के बच्चे, इस मिस्टर हान को बताओ कि मेरा अल्टीमेट एग असली है या नहीं। बूढ़े आदमी ने झांग हुआन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, झांग हुआन ने जल्दी से कहा, ये सोने से भी ज्यादा असली है। ये बिल्कुल असली है। बूढ़े आदमी ने झांग हुआन की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छे शब्द। झांग हुआन ने कड़वाहट से कहा, गुरु हान, मैं झांग परिवार को एक वादे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस बूढ़े के हाथों में अल्टीमेट एग जीन अंडा असली है। इस ब्रह्मांड के लोग जानते हैं कि यह जीन अंडा बहुत पहले वू वेई दाओ महल से आया था। तुम्हारा क्या मतलब है? हान सेन ने झांग हुआन को दिलचस्पी से देखा। झांग हुआन ने बूढ़े व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा और कहा, पुराने जमाने में जब वू वेई दाओ अल्फा ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था तो नेता ने अपने एक शिष्य को वो परम अंडा दिया था। वू वेई दाओ महल का वो छात्र उसे सिद्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का फैसला किया। तब से अब तक कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं ये तो पता नहीं, लेकिन कोई भी उसे सिद्ध नहीं बन पाया। आखिरकार वू वेई दाओ महल के एक छात्र की एक उच्च कुलीन व्यक्ति ने हत्या कर दी
जिसने उस अंडे को अपने लिए ले लिया और उसे इधर उधर ले गया। उस परम अंडे को उसके असली मालिक से छीन लिया गया। फिर वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास आ गया। क्या इसका मतलब यह है कि इस गोरे बूढ़े आदमी ने वू वेई दाओ पैलेस के एक छात्र को मार डाला? हान सेन ने बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए कहा। बूढ़े ने घमंड से कहा, ये मैं नहीं था, ये मेरे किसी पूर्वज का था। ये तो सबको पता है। अल्टीमेट एग सिर्फ एक ही होता है, इसके जैसा कोई नकली अंडा नहीं होता। तुम्हें ये चाहिए या नहीं? हान सेन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, फिर उसने झांग हुआन की तरफ देखा। वह जानता था कि अगर वह परम अंडा असली भी था तो भी उसके अंदर कुछ बुरा जरूर छिपा होगा। बात किसी ऐसी चीज की नहीं थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उस रहस्यमयी जीन अंडे को अपने सामने पाकर हान सेन की दिलचस्पी बढ़ गई। उनकी बातें सुनने के बाद उसने कहा, अगर तुम इसे मुझे देने को तैयार हो तो मैं इसे ले लूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत बढ़िया, अगर हालात ऐसे ही हैं तो तुम इसे रख सकते हो। फिर उसने अल्टीमेट एग हान सेन की तरफ उछाल दिया। उसकी इस कला को देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरा पहाड़ ही उछाल रहा हो। हान सेन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि अल्टीमेट एग वाकई बहुत हल्का था। वो एक साधारण बटेर के अंडे जैसा था, जिससे वो काफी हैरान हुआ। बूढ़े आदमी ने हान सेन की ओर देखा और कहा, मैंने अब तुम्हें अल्टीमेट एग दे दिया है। हमारी यह डील हुई है कि तुम मुझे रेड स्लीव बिल्डिंग ले चलो ताकि मैं झाओ निंग र से मिल सकूं। हालांकि एक बात मैं तुम्हें जरूर बता दूं कि अल्टीमेट एग पहले कई मालिकों के हाथों में जा चुका है। वू वेई दाओ महल के उत्तराधिकारियों के अलावा असल में अल्टीमेट एग के कब्जे में आने वाला हर व्यक्ति मर चुका है। अगर तुम्हें इस चीज से डर लगता है तो तुम अल्टीमेट एग वापस कर सकते हो। अगर अल्टीमेट एग इतना बदकिस्मत है तो तुम्हारा परिवार इतने समय तक कैसे ठीक रहा? हान सेन ने अल्टीमेट एग से खेलते हुए पूछा। उसे वाकई इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बूढ़े ने क्या कहा था। बूढ़ा हंसा, हमारा परिवार आम लोगों जैसा नहीं है। अल्टीमेट एग हमारे परिवार में ठीक है। अगर यह किसी और के हाथ में होता तो चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे दुर्भाग्य ही सहना पड़ता। मैंने इसकी कीमत चुका दी है। चाहे तुम इसे चाहो या न चाहो, कोई बात नहीं, पर तुम मुझे रेड स्लीव बिल्डिंग तक ले जाओगे। जाहिर है, अब हम वहां जा रहे हैं, हान सेन ने कहा। वह आगे बढ़ा। वो उस बूढ़े आदमी को अल्टीमेट एग वापस नहीं करने वाला था। उसने कई ऐसी चीजें देखी थी जो दुर्भाग्य का नतीजा थी। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुर्भाग्य के कारण कुछ और भी हुआ। इसके अलावा हान सेन वू वेई दाओ अल्फा की पहचान जानने को उत्सुक था। वो व्यक्ति साम्राज्यों के ब्रह्मांड में किन शियाओ से भी ज्यादा प्रसिद्ध था। लोग जानते थे कि किन शियू किन साम्राज्य का राजा था, लेकिन वे उन खौफनाक कामों के बारे में नहीं जानते थे जो किन शियू ने किए थे। वू वेई दाओ अल्फा ने जो कुछ किया उसके बारे में 7 राज्यों को पूरी जानकारी थी। हालांकि किन साम्राज्य ने वू वेई दाओ महल को निर्वासित कर दिया था, फिर भी लोग वू वेई दाओ अल्फा के इतिहास के बारे में जानते थे। हालांकि यह कहावत, ईश्वर के यहाँ होने से पहले मैं यहाँ था, थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थी। फिर भी कोई कल्पना कर सकता था कि वू वेई दाओ अल्फा द्वारा वू वेई दाओ महल को एक बड़े धर्म में बदलने के दौरान अब तक कितने सारे राज्य लड़ रहे होंगे। यह कोई साधारण बात नहीं थी। बूढ़ा आदमी हंसा। उसने कुछ नहीं कहा और हान सेन के पीछे पीछे रेड स्लीव बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। अजीब बात थी, जब से बूढ़ा आदमी हान सेन का पीछा करने लगा तब से कोई भी हान सेन का रास्ता रोकने नहीं आया। हान सेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अल्टीमेट एग इकट्ठा करने के बाद ज़ेड वॉल सिटी में अराजकता फैल जाएगी। हान सेन, उस बच्चे ने अल्टीमेट एग पर कब्जा कर लिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? स्काई किंग ने दिलचस्पी से ये देखा। क्या टीचर हान ने व्हाइट नो लाइफ का अल्टीमेट एग ले लिया? ये खबर सुनते ही 1000 माइल रीच का चेहरा बदल गया। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। महल में ये खबर सुनकर किन जिंग जेन को अजीब लगा। उसने आह भरी, मुझे डर है, इस दुनिया में सिर्फ शिक्षक हान ही उस परम अंडे को लेने का इतना साहस कर सकते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि शिक्षक हान परम अंडे का इतिहास नहीं जानते होंगे। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? जियाशी जेन हान सेन की बात समझ गई। वो जानती थी कि उसे वू वेई दाओ महल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। किन जिंग जेन चौंक गई। बिल्कुल नहीं, द अल्टीमेट एग इतना मशहूर है, टीचर हान को इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? जिया शी जेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, श्रीमान, शिक्षक हान एक बाहरी कुलीन व्यक्ति है। जहां तक मुझे उनकी जानकारी है, उन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। शायद उन्हें अल्टीमेट एग के बारे में सचमुच कुछ भी पता नहीं है। अगर सच में ऐसा ही है तो तुम्हें जाकर टीचर हान को बताना चाहिए। किन जिंग जेन ने जल्दी से कहा, हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते।
जिया शीजेन मान गई और उसे साथ ले गई। उसने रेड स्लीव बिल्डिंग जाने से पहले ही उसे रोकने की योजना बनाई। जब कुलीनों और अधिकारियों ने, जो सोचते थे कि हान सेन किन साम्राज्य का सबसे दुष्ट व्यक्ति है, सुना कि उसने परम अंडा ले लिया है, तो वे बहुत खुश हुए। बहुत बढ़िया, हान सेन, उसने अल्टीमेट एग ले लिया। अगर उसकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो हम पर इसका बदला नहीं ले सकता। श्वेत परिवार के अलावा मुझे नहीं लगता कि देव आत्माओं से भरा आकाश इस अंडे को लेने की हिम्मत कर पाएगा। क्या हान सेन सचमुच मानता है कि वह अजेय है? मुझे नहीं लगता कि उसे पता है कि अल्टीमेट एग कितना डरावना होता है। शायद इसीलिए उसने इसे लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अज्ञानी है, वो मौत के लायक है। व्हाइट परिवार के शैतानों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी अल्टीमेट एग के दुर्भाग्य को सहन कर सकता है। अगर हान सेन को इसके बारे में पहले पता चल जाता तो शायद वो जिंदा बच सकता था। हान सेन जानता था कि अल्टीमेट एग कोई साधारण अंडा नहीं है, लेकिन उसे इन कहानियों से कोई सरोकार नहीं था। वो अल्टीमेट एग के साथ खेलता हुआ चलता रहा। उसे लगा कि अल्टीमेट एग में कोई छिपी हुई शक्ति है। हान सेन ने अल्टीमेट एग में शक्ति डाली ताकि पता लगा सके कि अंदर क्या है। उसने देखा कि अंडा अंतहीन था। चाहे वो कितनी भी शक्ति अंदर डाले, वो खो ही जाता था। हान सेन भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके अंदर क्या है। हान सेन ने सोचा, यह अल्टीमेट एग कितना अजीब है, यह नकली नहीं लगता। टीचर हान, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जिया शी झेन सड़क पर आती दिखाई दी। उन्होंने हान सेन को प्रणाम किया। हान सेन ने जिया शी झेन को देखा और सिर हिलाया। दोनों एक गली में पीछे हट गए। जिया शी झेन ने पहले बात की। टीचर हान, क्या आप अल्टीमेट एग के बारे में जानते हैं? हान सेन ने कहा, मैं केवल इतना जानता हूं कि यह वू वेई दाओ अल्फा का जीन अंडा है। जिया शी झेन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसने झट से कहा, गुरु हान, आपको तुरंत उस बूढ़े को अल्टीमेट एग लौटाने के बारे में सोचना चाहिए। यह अंडा बहुत अजीब है। श्वेत परिवार के अलावा अगर कोई और अल्टीमेट एग ले गया तो उसका दुर्भाग्य बहुत बुरा होगा। सिर्फ देव आत्माओं से भरा आकाश ही नहीं। क्या अल्टीमेट एग इतना बुरा है? हान सेन ने आश्चर्य से पूछा। जिया शी झेन ने धीरे से बताया, वू वेई दाओ अल्फा एक महान व्यक्ति थे। किंवदंतियों का दावा है कि जब उनका जन्म हुआ तो तारों से भरा आकाश एक अजीबोगरीब दृश्य के साथ टूट पड़ा। हालांकि वे एक इंसान थे, लेकिन उनकी प्रतिभा एक दुर्लभ जीन वाली प्रजाति जैसी थी। उनके शरीर में किसी जंगली युग के डरावने पात्र जैसी एक अद्भुत शक्ति थी। किंवदंतियों का दावा है कि परम अंडा उनके साथ ही पैदा हुआ एक अंडा था और उसमें जादुई शक्तियां थीं। किसी कारण से वो कभी फूटने की कोशिश नहीं कर पाया। जब तक अल्फा अंतरिक्ष में नहीं पहुंचा तब तक अल्टीमेट एग का फूटना बाकी था। इसलिए अल्फा ने उसे एक शिष्य को सौंप दिया जो उसकी रक्षा करेगा। अल्टीमेट एग वू वेई दाओ महल की पूरी परंपरा में विरासत के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। इसलिए इस दुनिया में चाहे वह वू वेई दाओ महल का कोई व्यक्ति हो या 7 राज्यों का कोई कुलीन, सभी अल्टीमेट एग चाहते थे। जब कुछ लोगों को यह मिला तो उन पर बहुत सारी विपत्तियां आईं। यहां तक कि उनके उत्तराधिकारी भी कभी सुरक्षित नहीं रहे। उन्हें अंडा वापस लेने के लिए वू वेई दाओ महल से विनती करनी पड़ी। जब तक किन साम्राज्य के युद्ध देवता वाइट ने एक छात्र को मार नहीं डाला जिसने एक लड़ाई में अल्टीमेट एग की रक्षा की थी, तब तक कोई भी इसे सौंपने के बाद जीवित नहीं बचा। तब से अल्टीमेट एग व्हाइट परिवार के हाथों में है। व्हाइट परिवार के वंश के अलावा जिस किसी को भी अल्टीमेट एग मिलता उसे बहुत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता। यहां तक कि व्हाइट परिवार को भी काफी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। व्हाइट परिवार के अधिकांश सदस्य 40 वर्ष की आयु से अधिक जीने में असमर्थ रहे हैं। वे जल्दी बूढ़े भी लगते हैं। व्हाइट परिवार के 1 दर्जन सदस्यों के साथ ऐसा हुआ है और प्रत्येक के केवल एक ही बच्चा था। चाहे कितनी भी पत्नियां और बच्चे हों, केवल एक ही बेटे को जीने की अनुमति है। तुम मुझे ये तो नहीं बताओगे कि वह कामुक बूढ़ा आदमी सिर्फ 40 साल का है ना? हान सेन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। बुजुर्ग शायद 39 साल के होंगे, जिया शी झेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उनकी अभी तक कोई पत्नी नहीं है। किंवदंतियां कहती हैं कि 15 साल की उम्र में वे कभी शादी नहीं करेंगे और बच्चे पैदा नहीं करेंगे। वे चाहते हैं कि श्वेत परिवार अल्टीमेट एग के साथ अपना सिलसिला खत्म कर दे। इसी वजह से वे बुजुर्ग बहुत ही सादगी से रहते हैं। वे हमेशा ऐसे काम करते हैं जिनकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे बुजुर्ग डेट के लिए अल्टीमेट एग का इस्तेमाल करेंगे, और आप ही थे जिन्होंने अल्टीमेट एग लेने की हिम्मत की। मैं समझ गया। मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया टीचर जिया। हान सेन को अब अल्टीमेट एग के बारे में सब पता चल गया था।
हान सेन को लगा कि उस बूढ़े का कोई ना कोई छिपा हुआ मकसद है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि वह बस एक घटिया इंसान था जो मुफ्त का खाना खाता था। गुरु हान, आप बहुत विनम्र हैं। राजा को बस आपकी भलाई की चिंता है। कृपया अपना ध्यान रखें। जिया शी झेन ने झुककर विदा ली। हान सेन वापस गली में चला गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसकी तरफ देखा। जिया परिवार की लड़की ने तुम्हें अल्टीमेट एग के बारे में सब कुछ बताया था, है ना? क्या तुम अब भी उसे चाहते हो? हान सेन की जेब में जो भी जाता है वो इतनी आसानी से नहीं निकलता, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वो रेड स्लीव बिल्डिंग की तरफ चला गया। बूढ़ा आदमी अजीब लग रहा था। उसने हान सेन को कुछ देर तक देखा, फिर उसके पीछे चला गया। हान सेन को परम अंडे की शक्ति का पता है, फिर भी उसने उसे बूढ़े आदमी को वापस नहीं किया है। किन जिंग झेन ने जिया शी झेन की रिपोर्ट सुनी और आश्चर्यचकित हो गया। हाँ, मेरे राजा, जिया शी झेन भी अजीब लग रहा था। हान सेन को अल्टीमेट एग के खतरों का अंदाजा नहीं था। अब जब उसे पता था कि अल्टीमेट एग से बच्चे नहीं निकल सकते, तो उस दुर्लभ जीन वाले अंडे को अपने पास रखने का क्या मतलब था? उसके साथ सिर्फ बुरी चीजें ही आती थीं, कभी कुछ अच्छा नहीं। वू वेई दाओ महल भी अल्टीमेट एग वापस नहीं लेना चाहता था। क्या उसे नहीं पता था कि अल्टीमेट एग कितना शक्तिशाली है? अल्फा की विरासत को देखते हुए, अगर उसने सिर्फ एक कागज भी छोड़ा होता, तो वे उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। वू वेई दाओ महल इसे दूसरों के लिए यूं ही नहीं छोड़ता, खासकर अंडे के लिए तो बिल्कुल नहीं। 56Z वॉल सिटी में कई रईस हान सेन पर आने वाली बुरी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। अल्टीमेट एग बहुत लंबे समय से विरासत में मिला हुआ था। श्वेत परिवार के अलावा बिना मरे किसी को भी यह नहीं मिला। इसमें 2-3 दिन, 10 दिन या आधा महीना भी लग सकता था। किसी भी तरह कुछ बुरा तो होना ही था। हान सेन अल्टीमेट एग से खेल रहा था। उसे इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वो अल्टीमेट एग को पकड़े रहा और उसे गौर से देखता रहा। हान सेन और बूढ़े लोग जल्द ही रेड स्लीव बिल्डिंग के सामने आ गए, जहां एक अंगरक्षक ने तुरंत उन्हें रोक दिया। मिस्टर हान, मेरी महिला केवल आपसे अकेले में मिलना चाहती है, एक गार्ड ने विनम्रता से हान सेन से कहा। जाओ और मिस झाओ से कहो कि मैंने उससे फायदा उठाया है, इसलिए मुझे इस बुजुर्ग को रेड स्लीव बिल्डिंग में लाना होगा, हान सेन ने शांति से कहा। अगर वो उसे अंदर नहीं आने देंगी, तो मैं घर चला जाऊंगा। जब गार्ड हिचकिचा रहा था, तभी एक नौकरानी जैसी युवती बाहर टहलती हुई आए। उसने हान सेन और बूढ़े से कहा, मेरी लेडी हान सेन और बूढ़े को रेड स्लीव बिल्डिंग में जाने देना चाहती है। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं मिस झाओ से मिलने आया हूँ। झाओ परिवार के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो जल्दी से ऊपर चला गया। हान सेन बता सकता था कि वह सिर्फ 40 साल का था, चूंकि उसे बूढ़े आदमी की संदिग्ध उपाधि मिली हुई थी, इसलिए उसे किसी बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। वो आदमी मर रहा था, इसलिए उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे रेड स्लीव बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर गए। हान सेन ने खिड़की से झांका तो सफेद कपड़ों में एक महिला दिखाई दी। खिड़की से चांदनी आ रही थी, जो उसके शरीर को रोशन कर रही थी। उसने पर्दे के पार एक महिला की आकृति देखी। वो मानो कोई वाद्य यंत्र पकड़े हुए थी। उसकी छाया ही बहुत सुंदर थी। पर्दे के पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दो मिस्टर इतनी देर से मुझसे मिलने आएंगे। मैंने तो मेकअप भी नहीं किया है। मैं तुम दोनों की आंखें खराब करने की हिम्मत नहीं करूंगी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझ बूढ़े ने आज रात यहाँ आने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। बूढ़े ने कहा, मैंने ये सब सिर्फ पर्दे के पीछे से आती आवाज सुनने के लिए नहीं खर्च किया। उसमें विनम्रता की कमी थी, खासकर जब से उसने पर्दे को छूने के लिए इतनी मेहनत की थी। वो उसे तोड़कर झाओ निंग र का चेहरा देखना चाहता था। डिंग, पर्दे के पीछे से एक वीणा की झनकार सुनाई दी। उस ध्वनिक शक्ति ने बूढ़े आदमी के हथेली के प्रहार को विफल कर दिया। पर्दे तक पहुंचने से पहले ही उसकी शक्ति समाप्त हो गई। ध्वनि का हमला मुझे रोक नहीं पाएगा। बूढ़े आदमी ने आंखें मूंद ली। वो हमला करने के लिए तैयार था। बेशक, कोई ध्वनि आक्रमण तुम्हें नहीं रोक पाएगा, बूढ़े। पुराने जमाने में किन साम्राज्य के युद्ध देवता व्हाइट राइज ने 7 राज्यों को हराया था। उन्होंने झाओ साम्राज्य की 4 प्रणालियों में से कई को मार डाला था। आकाश और जमीन का रंग बदल गया। नदियां रक्त की नदियां बन गईं। चारों प्रणालियां लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रक्त सागर हो। ये कितना क्रूर था। तुम युद्ध देवता के पुत्र हो। बेशक, मैं तुम्हारे जैसे किसी को नहीं रोक सकता। झाओ निंग र शांत लग रही थी। अगर तुम जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, तो जल्दी करो और उस पर्दे को उतार दो। दादाजी व्हाइट को दिखाओ कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो।
तुम्हारा सुंदर चेहरा 7 राज्यों को कैसे उलट पुलट कर सकता है? बूढ़ा आदमी बोलते हुए घमंडी लग रहा था। झाओ निंग र को कोई जल्दी नहीं थी, वह घबराई भी नहीं थी। उसने शांति से कहा, तो ये बूढ़ा आदमी मेरा स्वाभाविक चेहरा देखना चाहता है। हाँ, मैं इसकी इजाजत दूंगी, लेकिन तुम इतने मशहूर हो, तो क्या तुम सच में एक छोटी बच्ची को परेशान करोगे? बूढ़ा हंसा, जिंदगी भर मुझे बस छोटी लड़कियों को मुसीबतों से जूझने में ही मजा आया है। बकवास बंद करो, मुझे भी तो देखने दो कि तुम असल में कैसी दिखती हो। अगर बूढ़े को मुझे देखना ही है तो मैं मान जाऊंगी, झाओ निंग र ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं खुद को प्रकट नहीं करना चाहती तो देवता का चेहरा भी नाराज हो जाएगा। मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। मुझे डर है कि इससे बूढ़े की मेरे बारे में धारणा और सोच प्रभावित होगी, मेरी छवि खराब हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। वह तो वहां सिर्फ एक खूबसूरत औरत को देखने और उसके साथ समय बिताने आया था। अगर वह झाओ निंग र का सबसे सुंदर चेहरा न देख पाता तो यह उसके लिए अफसोस की बात होती। ऐसे में मुझे एक बूढ़े आदमी को देखने की क्या इच्छा है? बूढ़े ने झिझकते हुए पूछा। यह आसान है, झाओ निंग र ने कहा। मैं एक साधारण सी बच्ची एक सवाल पूछूंगी। अगर आप, बूढ़े आदमी, इसका जवाब दे सकें तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। मैं माफी के तौर पर एक गाना भी गाऊंगी। बूढ़े ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अगर आप मुझसे, एक बूढ़े आदमी से पूछे कि आप क्या खाना या पीना चाहते हैं तो मैं कैसे जान पाऊंगा? झाओ निंग र ने कहा, मैं जो सवाल पूछूंगी वह कोई निजी सवाल नहीं होगा जो शायद कोई और न जान पाए। मैं कोई छोटी मोटी बात नहीं पूछूंगी। वह सवाल तार्किक और तार्किक होगा। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ समझ न आए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। मैं तुम्हारी समस्याओं का जवाब दे सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बहुत घमंडी लग रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह सब कुछ समझ सकता हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 7 राज्यों में से कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? झाओ निंग र ने कुछ देर रुक कर पूछा। बूढ़ा हंसा और बोला, तुम इस सवाल से मेरी परीक्षा नहीं ले सकते। 7 राज्यों में सबसे ऊंचा पर्वत किन राज्य का आकाश पर्वत है? आकाश भी वहां के पर्वत को देखता है। इसकी ऊंचाई के सामने किन राज्य के किसी भी अन्य ग्रह पर पाए जाने वाले पर्वत की तुलना नहीं की जा सकती। झाओ निंग र मुस्कुराए। स्काई माउंटेन रॉक प्लैनेट पर है और रॉक प्लैनेट की कक्षा स्काई क्रेन प्लैनेट के समान है। स्काई माउंटेन की चोटी स्काई क्रेन प्लैनेट के सामने है। क्या इसका मतलब है कि स्काई क्रेन प्लैनेट के बेतरतीब पहाड़ स्काई माउंटेन से ऊंचे हैं? बूढ़ा आदमी चौंक गया। वह अचानक बहुत गुस्से में दिखाई दिया और बोला, तुम मेरे साथ बस शब्दों का खेल खेल रहे हो। तुम्हारी बात के अनुसार 7 राज्यों में सबसे ऊंचा पर्वत नहीं होगा। हर पर्वत ऊंचा होने पर और ऊंचा होता है। कृपया नाराज मत होइए, बूढ़े आदमी। झाओ निंग र ने ईमानदारी से कहा, मुझे पता है कि एक पहाड़ है जिसे जहां से भी देखा जाए वह सबसे ऊंचा है। क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? बूढ़े ने पागलों की तरह पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। भला ऐसी कौन सी जगह होगी जहां ऐसा पहाड़ हो? तुम ही बताओ। अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हें सजा दूंगा और तुम्हें मेरे साथ गाने और पीने के लिए मजबूर करूंगा। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें सचमुच कुछ जवाब चाहिए? झाओ निंग र ने धीरे से पूछा। बेशक, मैं उन्हें पसंद करूंगा, बूढ़े आदमी ने सीधे कहा। तो सुनो, झाओ निंग र ने गंभीरता से कहा। 7 राज्यों में सबसे ऊंचे पर्वत को आकाश पर्वत कहते हैं। बूढ़ा आदमी चौंक गया। पहले मैंने कहा था आकाश पर्वत, फिर आपने कहा नहीं। अब आप कह रहे हैं कि आकाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका क्या मतलब है? इसके कारण बहुत सरल है, झाओ निंग र ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकाश पर्वत की ऊंचाई सभी पर्वतों में सबसे ज्यादा है। यही इसे सबसे ऊंचा पर्वत बनाता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, बुजुर्ग? बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया। हाँ, पर मुझ बूढ़े को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो क्या होगा? झाओ निंग र की आवाज ठंडी थी। लगता है तुम कोई छोटे बच्चे हो जो ज्यादा बाहर नहीं जाते। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूं। बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में था कि उसका शरीर मानो किसी दिव्य ज्योति से चमक उठा। उसने स्क्रीन की तरफ एक तमाचा जड़ दिया। एक डरावनी शक्ति की उपस्थिति से स्क्रीन उड़ गई। वह झाओ निंग र की ओर बढ़ रही थी। झाओ निंग र खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में एक वीणा थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी चीज को रोकने वाली है। अचानक उसने अपनी आस्तीन हिलाई।
बूढ़ा आदमी उसकी आस्तीन में समा गया। वह छोटा होता गया और झाओ निंग र के हाथ पर आ गिरा। झाओ निंग र ने उस बूढ़े आदमी को इतना छोटा बनाया कि वह किसी के हाथ की हथेली में समा जाए। उसने उसे अपने यंत्र के पास बिठा दिया। ये काम मुश्किल नहीं लगा। हान सेन हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी एक छोटे आदमी में बदल गया था। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। बूढ़ा आदमी कोई कमजोर इंसान नहीं था। हान सेन को एहसास था कि उसकी जीन रेस बहुत मजबूत है, फिर भी ऐसे इंसान को झाओ निंग र ने अपने एक हाथ से तुरंत दबा दिया। वह उसे एक छोटे आदमी में बदलने में कामयाब रही। ये चौंकाने वाला था। मिस्टर हान, अब हमारे अकेलेपन में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसक रही हूँ। मैं आपके सम्मान में ये चाय पीऊंगी। झाओ निंग र खड़ी हो गई। उसने हान सेन के सामने एक चायदानी रखी और उसमें से एक कप चाय निकाली। उसने अपना हाथ हान सेन के सामने रखा और अपनी आंखों में ऐसे चमक दिखाई जैसे छेड़खानी की बू आ रही हो। यदि हान सेन को ये पता न होता कि वह उसे मारने आई है, तो उसे पक्का यकीन हो जाता कि वह उससे प्यार करती है। झाओ निंग र खूबसूरत तो थी, लेकिन उसका चेहरा गु किंगचेन जैसा नहीं था। उसने पूरे राज्य को दीवाना बना दिया था। झाओ निंग र में एक जवानी सी भावना थी जिससे लोगों को ऐसा लगता था जैसे वे फिर से पहले प्यार के दौर में पहुंच गए हों। पहला प्यार कभी भी सबसे अच्छा नहीं होता, लेकिन ये हमेशा एक ऐसा प्यार होता है जिसे लोग याद रखते हैं। हान सेन उस तरह का इंसान था जिसने कई खूबसूरत औरतें देखी थीं। उसे मानना पड़ा कि झाओ निंग एर उस तरह की लड़की थी जो किसी का दिल आसानी से छू लेती थी। ऐसी औरतें सिर्फ खूबसूरत औरतों से ज्यादा आकर्षक होती हैं, बस। ऐसी औरतें लोगों को सिर्फ खूबसूरत औरतों से ज्यादा अपराध करने के लिए लुभा सकती हैं, बस। मैं इसी प्याले से पीने जा रहा हूं। हान सेन ने प्याला लिया और उसे अपने होठों से लगाया। वह देखना चाहता था कि किनशियाओ की परीक्षा में क्या खास था और उसमें क्या खासियत थी। मिस्टर हान, क्या आपको आश्चर्य नहीं है कि मैं आपकी प्रशंसा क्यों करती हूँ? झाओ निंग र ने पलक झपकाते हुए पूछा। क्यों? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि क्यों? झाओ निंग र बहुत चुलबुली लग रही थी। वह शर्मीली लग रही थी, मानो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह हान सेन की तरफ देखे। मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। जब हान सेन ने झाओ निंग र के चेहरे की ओर देखा तो उसका दिल धड़क उठा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहती हूँ। झाओ निंग र का चेहरा ठंडा पड़ गया जब उसने हान सेन की तरफ अपनी आस्तीन लहराई। हान सेन को अचानक लगा कि एक अजीब सी शक्ति उसके शरीर में घुस गई है। वह नियंत्रण खो बैठा और झाओ निंग र की आस्तीन की ओर उड़ गया। उसका शरीर सिकुड़ गया था। वह एक छोटे आदमी में बदल गया जो किसी के हाथ की हथेली में समा सकता था। फिर झाओ निंग र ने उसे थाम लिया। किन साम्राज्य का नंबर 1 तलवारबाज तो बस एक कामुक और गंदा आदमी है, झाओ निंग र ने घुरघुराते हुए कहा। उसने छोटे आकार वाले हान सेन को मेज पर रख दिया। हान सेन और बूढ़ा आदमी मिट्टी के आदमी की शक्ल में मेज पर थे। वे दो बेजान चीजों जैसे लग रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे दो महान कुलीन लोग थे जो कभी बहुत डरावने और मशहूर थे। ऐसा करने के बाद झाओ निंग र ने एक दर्पण निकाला। दर्पण में बरीपद देवता की छवि दिखाई दे रही थी। झाओ निंग र ने आईने में देखा और बरीपाद गॉड से बोली। बरीपाद गॉड, हमारे बीच हुए समझौते के अनुसार हान सेन को पहले ही पकड़ लिया गया है। वह जीन अंडा कहाँ है जिसका आपने मुझसे वादा किया था? बरीपाद गॉड ने मेज पर पड़े मिट्टी के आदमी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम गायन की रानी बनोगी। तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही हो। तुमने सिर्फ हान सेन को ही नहीं पकड़ा, यहां तक कि श्वेत परिवार के उस सनकी को भी पकड़ लिया। शाबाश। कुछ देर रुकने के बाद बरीपाद गॉड ने कहा, इन्हें 33 आसमानों में ले आओ। फिर तुम्हें इनाम के तौर पर जीन अंडा दिया जाएगा। बरीपाद गॉड, क्या आपको लगता है कि मैं झाओ निंग र सिर्फ 3 साल का बच्चा हूँ? झाओ निंग र ठिठक कर हंस पड़ी। मैं उन्हें झाओ साम्राज्य में ले आऊंगी। मैं उस बूढ़े आदमी को झाओ साम्राज्य की आत्मा के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल करूंगी। अगर आपको हान सेन चाहिए तो जीन अंडे को झाओ साम्राज्य में ले आएं। उसके बाद झाओ निंग र ने आईना मेज पर रख दिया। दूसरी तरफ वाले आदमी की छवि गायब हो गई। बूढ़ा आदमी और हान सेन रेड स्लीव बिल्डिंग गए और वापस नहीं लौटे। ये बात ज़ेड वॉल सिटी के बहुत से लोगों के लिए ध्यान का केंद्र बन गई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि रेड स्लीव बिल्डिंग के बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ होगा।
जब झाओ निंग ने अपना दौरा समाप्त किया और ज़ेड वॉल सिटी छोड़ दिया, तब तक हान सेन और बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई नहीं दिए थे। अगर झाओ निंग हान सेन और उस बूढ़े आदमी को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाती, तो यह एक ऐसी कहानी का आधार बन जाती जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। श्वेत परिवार के सन की उस बूढ़े आदमी का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन झाओ निंग हान सेन जैसी भयानक ताकत का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती थी। किन साम्राज्य में हान सेन की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार करने को तैयार नहीं था कि हान सेन शक्तिशाली था। बेशक किन साम्राज्य के बहुत से लोग चाहते थे कि हान सेन गायब हो जाए। वे चाहते थे कि वह मर जाए और फिर कभी वापस न आए। जब झाओ निंग ने किन साम्राज्य छोड़ा, तो शाही पहरेदारों ने उसके जहाज को जाने से रोक दिया। काफी खोजबीन के बाद भी उन्हें हान सेन या श्वेत परिवार के उस बूढ़े व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। किन साम्राज्य का एक शिक्षक और एक प्रसिद्ध कुलीन व्यक्ति बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। झाओ निंग जो सबसे संदिग्ध था, किन साम्राज्य से इतनी आसानी से भाग नहीं सकता था। यह अफसोस की बात थी कि हान सेन और उस बूढ़े आदमी को किन साम्राज्य में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। किन साम्राज्य में किसी ने झाओ निंग को किन साम्राज्य छोड़ने में मदद की। जब तक किन जिंग जेन को पता चला कि वह जा चुकी है, तब तक उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। किन जिंग जेन जानता था कि यह सिर्फ हान सेन की बात नहीं थी, यह उसके बारे में भी था। वह एक मरता हुआ राजा था, इसलिए गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला था। उसे अपने भरोसेमंद आदमियों को झाओ निंग के पीछे भेजना पड़ा। इतनी कोशिश के बावजूद वे उसे पकड़ नहीं पाए। हालांकि झाओ निंग झाओ साम्राज्य की कोई शाही महिला नहीं थी, फिर भी वह वहां की एक प्रसिद्ध हस्ती थी। यहां तक कि झाओ निंग के नाम पर एक ग्रह भी था। उसका घर उसी ग्रह पर स्थित था। उस ग्रह का आधा हिस्सा झाओ निंग का था। उसका एक महल था जो समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप पर स्थित था। झाओ निंग की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी और को उस द्वीप पर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। केवल कुछ नौकरानियां ही वहां जाकर कुछ सफाई का काम कर पाती थीं। वह भी शायद ही कभी किया जाता था। उस द्वीप के एक मंडप में दो मिट्टी के आदमी बहुत जिंदा लग रहे थे। उनमें से एक पागलों की तरह कांप रहा था। अचानक एक दर्द की आवाज आए। उनमें से एक मिट्टी का आदमी इंसान में बदल गया। लगता है झाओ निंग जैसी परीक्षण वस्तु पर किंग शियू का पूरा नियंत्रण नहीं है। उसने बस गॉड कैस पार्टी के साथ एक समझौता किया है। हान सेन पहले से ही जानता था कि झाओ निंग थोड़ी अजीब है, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को उसके बहकावे में आने दिया और उसे बंदी बना लिया। वह कुछ राज जानना चाहता था। हान सेन अंततः निराश हो गया। झाओ निंग को गहरे रहस्यों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वह तो गॉड कैस पार्टी के लिए बस एक परीक्षण विषय थी। वह गॉड कैस पार्टी की सदस्य भी नहीं थी। हान सेन ने अपनी जेब से एक चीज निकाली। यह अल्टीमेट एग था जो उस बूढ़े आदमी का था। हान सेन थोड़ी देर और इंतजार करना चाहता था कि गॉड कैस पार्टी झाओ निंग के साथ क्या करेगी, लेकिन वह अल्टीमेट एग मुसीबत लेकर आया। हान सेन को झाओ निंग की शक्ति को तोड़ना था और फिर से अपना असली रूप धारण करना था। अल्टीमेट एग का ताई ची चिन्ह हिलने लगा। हान सेन के सीने में एक अजीब सी शक्ति पैदा हो रही थी। वह अल्टीमेट एग से निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वो शक्ति बहुत अजीब थी। हान सेन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस शक्ति को विकसित होने से नहीं रोक पाया। वो शक्ति भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। यह उस अजीब शक्ति के समान था जिसका सामना हान सेन ने उस ग्रह पर किया था जिसमें बर्फीली जेड दुष्ट महिला थी, लेकिन यह फिर भी अलग था। क्या यह अल्टीमेट एग बर्फीली जेड दुष्ट महिला के जन्मस्थान से संबंधित है? हान सेन ने अल्टीमेट एग को घूरते हुए सोचा। परम अंडा एक अजीब सी शक्ति छोड़ रहा था। अगर हान सेन की डोंगशुआन सूत्र शक्ति और संवेदनशील स्वभाव न होता, तो वह उस शक्ति की उपस्थिति को पहचान ही नहीं पाता। वह अजीब शक्ति अल्टीमेट एग से निकलकर हान सेन के शरीर में चली गई। अब तक वह ये पता नहीं लगा पाया था कि वह अजीब शक्ति क्या करती है। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसके शरीर में चली गई, पिघल गई और गायब हो गई। इससे उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हान सेन को अब भी लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। कुछ अनजानी शक्तियां उसके शरीर के अंदर थीं। यह अच्छी बात नहीं थी। हान सेन ने कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वे अल्टीमेट एग की शक्ति के सामने काम नहीं कर सकी, जो अब उसके शरीर में जड़ें जमा चुकी थी। उसे फिर से स्पेल का आह्वान करना पड़ा। बेशक स्पेल के साथ जुड़ने के बाद वह अजीब शक्ति उसके शरीर में जाना बंद हो गई। अल्टीमेट एग की शक्ति ताई ची प्रतीक भी चलना बंद हो गया।
हान सेन परम अंडे की ओर जांच करना चाहता था, लेकिन उसने एक दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनी। हान सेन का दिल धड़क उठा। उसने अपना संयोजन रद्द कर दिया और झाओ निंग र की शक्ति का अनुकरण करने के लिए डोंगशुआन सूत्र का इस्तेमाल किया। वह एक बार फिर मिट्टी का आदमी बन गया और मेज पर वापस आ गया। वह 1 इंच भी नहीं हिला। बहन, ये किन साम्राज्य का नंबर 1 तलवारबाज है। ये हान सेन है जिसने जेड वॉल सिटी को तोड़ा था। वह बहुत साधारण दिखता है ना? झाओ निंग र जैसी दिखने वाली एक लड़की ने मिट्टी के आदमी जैसे दिखने वाले हान सेन को उठाया और उसकी जांच की। झाओ निंग र हंस पड़ी। हान सेन ताकतवर है, लेकिन ताकत किसी को अजेय नहीं बनाती। ताकत का सही इस्तेमाल और सही जगह पर होना चाहिए। बड़ी बहन, मैं भी दुनिया तोड़ना चाहती हूँ, लड़की ने खुशी से झाओ निंग र की ओर देखते हुए कहा। आपके पास वो कौन सी जीवन आत्मा है? क्या आप मुझे भी एक ला सकती हैं? झाओ निंग र ने अपना सिर हिलाया। गॉड कैस पार्टी तुम्हारे दिमाग को धोखा देगी। उन्होंने अपनी दयालुता के कारण मुझे जीवन आत्मा नहीं दी। अगर परिस्थिति न होती तो मैं जीवन आत्मा स्वीकार न करती। कृपया जो मैंने किया है वैसा करने की कोशिश मत करना। जो भी हो, आप तो हमेशा ऐसी ही रहती हैं बड़ी बहन। लड़की उदास होकर चली गई। झाओ निंग र ने लड़की को रोका और कहा, मिट्टी वाले आदमी को छोड़ दो। गॉड कैस पार्टी वाले अभी नहीं आए हैं। मुझे थोड़ी देर इसके साथ खेलने दो। लड़की ने जीभ बाहर निकाली। हान सेन मड मैन को हाथ में लेकर वह चली गई। हान सेन ने सोचा, मैंने पहले कभी झाओ निंग एर की जुड़वां बहन के बारे में क्यों नहीं सुना। और दोनों एक जैसी दिखती हैं। झाओ निंग एर ही वो है जिसे मुझे अभी देखना है। मैं उसकी बहन के साथ समय नहीं बिताना चाहता। लड़की हान सेन को अपने बेडरूम में ले गई। वह बिस्तर पर लेट गई और हान सेन बने मिट्टी के आदमी को पकड़े रही। उसने मन ही मन कहा, बड़ी बहन कितनी ताकतवर है। उसने किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज को पकड़ लिया। क्या जीवन आत्माएं सचमुच इतनी शक्तिशाली होती हैं? जब आम लोग मिट्टी के आदमी बन जाते हैं तो वे असली मिट्टी के आदमी बन जाते हैं। उन्हें अपने पुराने रूप का कोई एहसास नहीं होता। हालांकि हान सेन असली मिट्टी का आदमी नहीं बना था। उसने लड़की की हर बात सुनी। हान सेन ने उस लड़की को देखा जो काफी चिंतित लग रही थी। उसने कहा, बड़ी बहन का जन्म मेरे जन्म से कुछ मिनट पहले ही हुआ था। वह मेरा ख्याल रखती है। हालांकि उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है कि उसने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। वह अमीर लोगों के साथ घूमती रहती है ताकि मुझे कभी कोई नुकसान न हो। वह बहुत मेहनत करती है। अगर मैं न होता तो बड़ी बहन उस आत्मा को न मारती। हान सेन ने अपनी जगह से हिलने डुलने की कोशिश नहीं की। इस दुनिया में कई दुखद कहानियां हैं। सबके अपने बहाने और दुख थे। हान सेन कोई जेनो हॉल का देवता नहीं था। वह सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता था। हान सेन को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे हैरानी हो रही थी कि लड़की एक मिट्टी वाले आदमी से क्यों बात कर रही थी। लड़की ने मिट्टी के आदमी को पलंग के सिरहाने लिटा दिया। उसने हाथ जोड़कर मिट्टी के आदमी से प्रार्थना की। वह गंभीर लग रही थी और बुदबुदाई, मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। बड़ी बहन तुमसे नफरत नहीं करती थी और उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। बड़ी बहन सचमुच तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने ऐसा मेरी वजह से किया था। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो भूत बन जाओ और मुझे सताओ। मेरी बहन पर हमला मत करो। मिट्टी के आदमी से प्रार्थना करते समय लड़की बहुत ईमानदार लग रही थी। हान सेन को लगा कि लड़की गंभीर है। झाओ निंग र जिसे भी मिट्टी के आदमी में बदल देगी, वह उसकी बात सुन नहीं पाएगा और न ही समझ पाएगा कि वह क्या कर रही है। ये लड़की कोई दिखावा नहीं कर रही होगी। हान सेन को एक बढ़िया विचार सूझा। वह अचानक बोल पड़ा, अगर तुम दयालु हो तो मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। लड़की चौंक गई। उसने हान सेन की तरफ देखा जो अभी भी मिट्टी का आदमी था और पूछा, तुम अभी भी कैसे बोल पा रहे हो? जिस जीव को मेरी बहन मिट्टी के आदमी में बदल दे वह तो मरे हुए इंसान जैसा सुस्त होना चाहिए। मेरी शक्तियां बहुत खास हैं। मैं बात तो कर सकता हूं लेकिन यहां से बाहर नहीं जा सकता। अगर तुम सच में अच्छी इंसान हो तो अच्छी बनो और मुझे आजाद कर दो। हान सेन जानना चाहता था कि यह लड़की सच में अच्छी है या नहीं। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो बड़ी बहन बहुत गुस्सा हो जाएगी, लड़की ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं मारा जाऊंगा। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन की वजह से मर जाऊं? मुझे सच में लगता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। प्लीज, हान सेन ने विनती की।
लड़की हिचकिचाई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मेरी बहन से नफरत नहीं कर सकते। तुम मेरी बहन को परेशान नहीं कर सकते। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने जो किया है उसका कोई इरादा नहीं था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगर तुम्हारी बहन मुझे मारने नहीं आएगी तो मैं उसे नहीं मारूंगा। हान सेन को यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में अच्छा व्यवहार कर रही है या दिखावा कर रही है। लड़की ने मिट्टी के आदमी को उठाया और पूछा, मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? क्या तुम मुझे किन साम्राज्य वापस ले जा सकते हो? हान सेन ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। मैंने कभी जेड सिस्टम नहीं छोड़ा। पिछले कुछ सालों में मैं निंग एयर ग्रह से बाहर भी नहीं जा पाई हूँ। मुझे नहीं पता कि किन साम्राज्य तक कैसे पहुंचा जाए। अगर मुझे वहां का रास्ता पता भी होता तो भी मेरी बहन मुझे निंग एयर ग्रह से बाहर नहीं जाने देती। हान सेन ने उदास होने का नाटक किया। एक ही रास्ता है, लेकिन वह रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। अगर मेरी क्षमता के अनुसार तुम्हारी मदद करना संभव है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लड़की ने कहा। हान सेन रुका और बोला, मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी बहन द्वारा मुझ पर लगाई गई पाबंदियां तोड़नी होंगी। क्या तुम जानते हो कि अपनी बहन द्वारा लगाई गई पाबंदियों को कैसे मिटाया जाए? लड़की ने सिर हिलाया। मेरी ईश्वरीय आत्मा का रक्त नाली मेरी बहन के रक्त नाली से अलग है। हमारी जीन प्रजातियां अलग हैं। जब उसे उसकी प्राण आत्मा दी गई तो वह दुनिया को तोड़ने में सक्षम हो गई। मुझे डर है कि इससे उसका प्रतिरोध नहीं टूटेगा। मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इसे तोड़ सकता हूं, हान सेन ने कहा। उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अपनी शक्ति मुझमें डालो और मैं अपनी बंदिशें मिटा सकता हूं। जरूर, लड़की ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैं ऐसा कैसे करूंगी? थोड़ी देर सोचने के बाद हान सेन ने कहा, किसी जीन प्रजाति से जुड़ने के बाद उसकी शक्ति को अपनी दोनों उंगलियों पर इकट्ठा करो। फिर इससे मेरी। लड़की ने हान सेन के निर्देशों का पालन किया। उसके शरीर पर पंख उगाए जो एक पंख में बदल गए। उसका शरीर बहुत पवित्र लग रहा था। उसकी शक्ति देखकर साफ जाहिर था कि उसकी जीन नस्ल कुछ खास थी। यह कोई साधारण बात नहीं थी, ये तो पक्का था। लड़की ने मिट्टी के आदमी को पकड़ लिया। उसने हान सेन पर अपनी उंगली रखी और अपनी शक्ति मिट्टी के आदमी में डाल दी। हान सेन को लगा कि वह लड़की बहुत बेवकूफ है। उसने सचमुच अपनी सारी शक्ति उसके शरीर में डाल दी थी। हालांकि इससे उसकी उस पर विश्वास करने की इच्छा बढ़ गई, लेकिन उसने अभी तक उस पर पूरा विश्वास नहीं जताया था। अब सबसे जरूरी कदम आता है। अपनी शक्ति अपनी छाती में डालो और मेरे माथे पर चुंबन करो। फिर शक्ति अंदर डालो। प्रतिबंध हटाने में बस 1 सेकंड लगेगा। हान सेन ने इसे आजमाने की योजना बनाई। लड़की ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने वैसा ही किया जैसा हान सेन ने उसे बताया था। उसने अपनी छाती में शक्ति भरी और मिट्टी के आदमी के माथे को चूमा। हान सेन को लगा जैसे कोई शुद्ध शक्ति उसके अंदर समा गई हो। बहुत ज्यादा। लड़की बहुत पीली लग रही थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उनकी माँ एक ही है और वे जुड़वा हैं। दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? हान सेन को लगा कि वह युवती मूर्ख है। लड़की देख सकती थी कि मिट्टी का आदमी अभी तक हिला भी नहीं था। उसे लगा कि उसने पर्याप्त शक्ति नहीं लगाई, इसलिए उसने और शक्ति लगा दी। हान सेन को ऐसा करने पर ग्लानि हुई। उसे बुरे लोगों को धोखा देने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह जितना कर सकता था करता, लेकिन एक गूंगी औरत को धोखा देने पर हान सेन को बहुत बुरा लगा। बस, प्रतिबंध हट गए हैं। इसके बाद हान सेन सामान्य हो गया। हान सेन को जिंदा वापस आते देख लड़की बहुत खुश हुई। वह तुरंत घबरा गई और बोली, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बहन को माफ कर दोगे और बदला नहीं लोगे। क्या तुम अपना वादा निभाओगे? चिंता मत करो, मैं हान सेन वादे निभाता हूँ। अगर वह दोबारा मेरे पीछे नहीं आई तो मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। हान सेन ने सिर हिलाया। ऐसे में तो अभी भाग जाओ, लड़की बोली। मेरी बहन को मत देखना। मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा पाऊंगी। ऐसे में तो मैं जा रहा हूँ। हान सेन खड़ा हुआ और चलने लगा। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसके पैर ढीले पड़ गए हों और वह गिरने ही वाला हो। लड़की ने हान सेन को थाम लिया और सहारा दिया। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? प्रतिबंधों को तोड़ने से मेरी सारी शक्ति चली गई। मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि खड़ा भी नहीं हो सकता। हान सेन लड़की से सट गया। बोलते हुए उसकी सांस फूल गई।
लड़की उलझन में दिखी जब उसने हान सेन से पूछा, क्या आप वास्तव में किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज हैं? बेशक, मैं किन साम्राज्य का अजेय नंबर 1 तलवारबाज हूँ, हान सेन ने पलक झपकाते हुए कहा। लड़की को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा, अगर यह सच है तो तुम अब भी इतने कमजोर क्यों हो? तुम तो उस नंबर 1 तलवारबाज जैसे बिल्कुल नहीं लगते जिसके बारे में किन साम्राज्य के जेड वॉल सिटी को तोड़ने की इतनी सारी कहानियां हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। मुझे भूख लगी है। मुझमें जरा भी ताकत नहीं है। बस यही वजह थी कि मैं तुम्हारी बहन के हाथों पकड़ा गया। अगर मुझे भूख न लगी होती तो तुम्हारी 10 बहनें भी मेरे जैसे आदमी को गिराने के लिए काफी नहीं होती। हान सेन ने जल्दी से पूछा, क्या यहाँ आसपास कुछ खाने को है? अगर तुम मुझे पेट भरने नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। अभी खाने का समय नहीं है। ये कैसा रहेगा? मेरे पास कई फलों के पेड़ हैं। उनमें से कई पर ढेर सारे फल लगे हैं। क्या तुम फल खा सकते हो? लड़की को शायद उसकी बात पर यकीन न हुआ हो, लेकिन फिर भी उसने हान सेन की मदद की और सुझाव दिया। जरूर, हान सेन ने सिर हिलाकर कहा। झाओ निंग र के गॉड कैस पार्टी के सदस्यों के साथ सौदा करने से पहले हान सेन वहां से नहीं जा सकता था। वह जानता था कि उसे कुछ समय के लिए रुकना होगा। लड़की हान सेन को एक बड़े ग्रीन हाउस में ले गई जहां कई फलों के पेड़ थे। फलों के पेड़ों की शाखाएं फलों से लदी हुई थीं। लड़की हान सेन को एक पेड़ के पास बिठा कर ले आई। उसने कुछ फल उठाए और हान सेन को दिए। जल्दी से इनमें से कुछ खा लो। पेट भर जाने के बाद जल्दी से यहाँ से निकल जाना। मेरी बहन को फिर कभी तुम्हें ढूंढने मत देना। अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। मुझे पता है। हान सेन ने सिर हिलाया और एक नाशपाती जैसे दिखने वाले फल को काटा। वह बहुत मीठा और लाजवाब था। वैसे मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता। हान सेन ने लड़की की तरफ देखते हुए फल खाया। लड़की ने गंभीरता से कहा, मेरा नाम झाओ क्यूयी है। आप मुझे क्यूयी कह सकते हैं। क्या तुम्हारा नाम तुम्हारी बहन के नाम का उल्टा है? हान सेन ने सहजता से कहा, मुझे लगता है तुम्हारा नाम तुम्हारी बड़ी बहन का होना चाहिए। वह उससे और बात करके कुछ देर रुकना चाहता था और गॉडकैस पार्टी के लोगों के आने का इंतजार करना चाहता था। झाओ क्यूयी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? झाओ क्यूयी मेरी बड़ी बहन का नाम होना चाहिए था। मेरा नाम झाओ निंग एर होना चाहिए था, लेकिन टीचर तियान ने कहा कि झाओ क्यूयी की किस्मत अच्छी नहीं है। इसलिए मेरा नाम मेरी बड़ी बहन के नाम पर रख दिया गया। इस तरह मेरी बहन एक स्टार बन पाए। इस बीच मुझे उसका नाम इस्तेमाल करने का मौका मिला। हान सेन ने सहजता से यह अनुमान लगा लिया और वह सही निकला। मैं समझ गया। तुम्हारी बड़ी बहन की आत्मा कहाँ से आए? हान सेन को कुछ और जानकारी चाहिए थी। यह एक बहुत ही डरावने आदमी से आया था। उसने इसे मेरी बड़ी बहन को दे दिया। उसने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन वह दुष्ट मुझे परेशान करना चाहता था। मेरी बहन उस दुष्ट को हरा नहीं पाई, इसलिए उसने उस जीवात्मा को स्वीकार कर लिया और उस दुष्ट को हरा दिया। झाओ क्यूयी ने बहुत समय से किसी से बात नहीं की थी। बातचीत के बाद वह भूल गई कि हान सेन को उस इलाके से चले जाना था। झाओ क्यूयी ने जो कुछ बताया उससे हान सेन बहनों के बीच के संबंधों के बारे में बहुत कुछ समझने में सक्षम हो गया। झाओ निंग र झाओ साम्राज्य की नंबर 1 गायिका थी। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि स्टारडम तक पहुंचने में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोनों बहनें एक कुलीन परिवार में पैदा हुई थीं, लेकिन उनके परिवार और माता पिता का देहांत तब हो गया जब वे किशोरावस्था में ही थीं। झाओ निंग र जब 13 साल की थीं, तब उन्हें अपनी छोटी बहन झाओ क्यूयी की देखभाल करनी पड़ी। वे दोनों साथ रहते थे। उन्होंने अपनी अच्छी खासी प्रतिष्ठा बना ली थी। उनके माता पिता नहीं थे और दोनों ही बहुत सुंदर थीं। इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हुई और उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। हान सेन सोच भी नहीं सकता था कि 13 साल की खूबसूरत लड़कियां अपनी विरासत और सुरक्षा को इस तरह बचाए रखने की कोशिश करेगी। कितना मुश्किल था ये सब। झाओ निंग एर भी एक माँ थी। उन्होंने झाओ क्यूयी का ख्याल रखा। उन्होंने बाहरी दुनिया के दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यह एक बेहद मुश्किल काम था। हान सेन समझ गया कि झाओ क्यूयी ने जिन मुश्किलों का जिक्र किया था, वही झाओ निंग र उसे दिखाना चाहती थी। और भी कई मुश्किलें और चुनौतियां थीं जिनके बारे में झाओ निंग र नहीं चाहती थी कि उसे पता चले। झाओ निंग र एक सख्त बहन है। हान सेन उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था, इसलिए वह झाओ निंग र की मुश्किलों को समझ पाया। इसके अलावा हान सेन एक पुरुष था और झाओ निंग
र सिर्फ एक महिला थी। परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल था। तुमने इतने सारे फल खा लिए हैं, क्या अब तक तुम्हें थोड़ी ताकत नहीं मिलनी चाहिए थी? झाओ qiuyi को अभी अभी याद आया कि हान सेन को जल्दी में जाना था। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। हान सेन इतना कहकर बगीचे से बाहर चला गया। झाओ qiuyi ने हान सेन को धीरे धीरे चलते देखा। उसने आंखें चौड़ी करके पूछा, क्या तुम किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज नहीं हो? क्या तुम टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैंने अभी अभी थोड़ा खाना खाया है और अभी मेरा पेट नहीं भरा है। मुझमें बस थोड़ी सी ही ताकत बची है। मैं बस चल सकता हूँ। चिंता मत करो, मैं सावधानी से चलूंगा। तुम्हारी बहन मुझे पहचान नहीं पाएगी। हान सेन इतना कहकर बगीचे के गेट से बाहर चला गया। उसे उस जगह पर किसी असामान्य उपस्थिति का एहसास हुआ। उसे शक हुआ कि गॉडकैस पार्टी आ गई है। झाओ qiuyi ने हान सेन को जाते हुए देखा और खुद से फुसफुसाया, क्या बड़ी बहन ने गलत आदमी को पकड़ लिया? वह किन साम्राज्य के नंबर 1 तलवारबाज जैसा नहीं दिखता। यह उपस्थिति, क्या यह इसलिए है क्योंकि बड़ी पात गॉड आ गया है? हान सेन ने ऊंचे टॉवर की ओर देखा। समुद्र में तेज लहरें टकरा रही थीं। चट्टान के ऊपर एक सफेद मीनार खड़ी थी। झाओ निंग मीनार के ऊपर खड़ी थी। एक आदमी लहरों को पार कर रहा था। उसने एक कदम में 1000 मील की दूरी तय कर ली। वह मीनार के सामने टेलीपोर्ट हो गया। बड़ी पात भगवान, आप आखिरकार यहाँ हैं। झाओ निंग ने उसे ठंडेपन से देखा। बड़ी पात गॉड मुस्कुराया। उसने अपने हाथ फैला दिए। उसके एक हाथ में जीन का अंडा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा नाचती हुई आकाश महिला जीन का अंडा लाया हूँ। मेरा सामान कहाँ है? मुझे जीन अंडा दो और मैं तुम्हें हान सेन दूंगी, झाओ निंग ने ठंडे स्वर में कहा। जरूर। बड़ी पात गॉड ने जीन अंडा झाओ निंग की ओर फेंका। उसने इसे ऐसे फेंका जैसे ये कोई दुर्लभ जीन अंडा न होकर कोई साधारण चीज हो। झाओ निंग ने जीन अंडा उठाया और उसे एक झटका लगा। उसे पक्का पता था कि यह नाचती हुई आकाश महिला का जीन अंडा है। उसने हमेशा झाओ qiuyi के लिए एक नाचती हुई आकाश महिला लाने का सपना देखा था। ये झाओ qiuyi के ईश्वर आत्मा रक्तपल्स के लिए एकदम सही था, इसलिए वह नाचती हुई आकाश महिला के जीन अंडे को समझ गई। उसे पता चल जाएगा कि यह असली है या नहीं। मैंने तुम्हें जीन अंडा दिया था, बड़ी पात गॉड ने धीरे से कहा। हान सेन कहाँ है? रुको, मैं जाकर उसे तुम्हारे लिए ले आती हूँ। झाओ निंग ने रास्ता बनाया और चली गई। वह झाओ qiuyi के बगल में उतरी। झाओ qiuyi के हाथ खाली थे। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, वह मिट्टी वाला आदमी कहाँ है? झाओ qiuyi ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो बड़ी बहन। मैंने उसे जाने दिया। तुम क्या? झाओ निंग का चेहरा बदल गया। बड़ी बहन, मैं सचमुच नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाएं, झाओ qiuyi ने समझाया। झाओ निंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बड़ी पात गॉड पहले से ही उनके सामने था। उसने झाओ निंग की ओर देखा और रूखेपन से कहा, लगता है तुमने अपना वादा नहीं निभाया। मैं उसे वापस लाऊंगी, झाओ निंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, बड़ी पात गॉड ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही आकाश में अंधेरा छा गया, उसके शरीर में एक राक्षसी उपस्थिति छा गई। झाओ निंग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया हो। झाओ निंग की आंखें जम गईं। उसने बरीपद देवता को घूरते हुए कहा, बरीपद देवता, ये झाओ साम्राज्य की राजधानी है। अगर तुमने यहाँ कुछ भी करने की हिम्मत की तो संरक्षक देव आत्मा तुम्हें अपने क्रोध से मार डालेगी। बरीपात गॉड हिले नहीं। वे झाओ निंग की ओर बढ़े और बोले, मैंने इस ग्रह को रसातल में डुबो दिया है। देव आत्माओं से भरा आकाश भी यह नहीं समझ पाएगा कि अब यहाँ क्या हो रहा है। झाओ निंग का चेहरा बदल गया। उसने झाओ qiuyi को अपने पीछे खींच लिया। उसने बड़ी पात गॉड की ओर देखा और कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते और मुझे मारने से कोई फायदा भी नहीं है। मैं हमारा सौदा पूरा कर सकती हूँ और हान सेन को वापस ला सकती हूँ। तुम्हें मारने से शायद मुझे कोई फायदा न हो, लेकिन तुम्हारी जीवन आत्मा परिपक्व हो गई है। उसे वापस पाने का समय आ गया है। जहां तक हान सेन की बात है, अगर वह भाग गया है तो तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। बड़ी पात गॉड धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। पूरी दुनिया उसके दमनकारी कदमों से दब गई थी। उन्होंने अत्यधिक दबाव और भय पैदा किया। झाओ निंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस नहीं ले पा रही हो। हालांकि झाओ qiuyi जमीन पर ऐसे पड़ी थी मानो उसे शारीरिक रूप से कुचल दिया गया हो।
यदि झाओ निंग र वहां नहीं होती तो झाओ क्यूयी का शरीर डरावने दबाव से पूरी तरह कुचला गया होता। झाओ निंग र जानती थी कि यह लड़ाई टाली नहीं जा सकती। वह नहीं चाहती थी कि झाओ क्यूयी इस दबाव का सामना करे। इसलिए वह चिल्लाए और अपने शरीर में एक डरावनी उपस्थिति का एहसास कराया। वह मानो कोई देवस्त्री बरीपात के देवता पर चिल्ला रही हो। मैं आपसे पूछता हूं, बरीपात भगवान, आकाश कितना भारी है। एक उग्र देव ध्वनि एक अजीब शक्ति में बदल गई। वह सीधे बरीपात देवता तक पहुंची, मानो वह उसके शरीर से टकरा रही हो और बरीपात देवता को हिलने से रोक रही हो। बरीपात गॉड भावशून्य थे। उन्होंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी प्रार्थना में हृदय शक्ति आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी है, लेकिन यह मुझ पर काम नहीं करती। अपना समय बर्बाद मत करो। बरीपात गॉड, मुझे आपसे फिर पूछने दो, आकाश कितना भारी है। झाओ निंग र ने दांत पीसते हुए हृदय की भाषा में पूछा। एक अजीब सी शक्ति ने बरीपात गॉड को जकड़ लिया। उसने बरीपात गॉड को रोक दिया। वह आगे नहीं बढ़ सका। दुनिया को तोड़ने का काम खत्म हो गया। बरीपात गॉड ने झाओ निंग र को ठंडेपन से देखा और कहा, 33। उसके बाद बरीपत देवता आगे बढ़े और झाओ निंग र की ओर बढ़ते रहे। ब्लर्ग, झाओ निंग र ने खून थूका। हृदय की शक्ति का उल्टा असर हुआ, लेकिन वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी। वह जानती थी कि बरीपत देवता के पास इसका उत्तर होगा। 33 आसमानों के ऊपर क्या है। झाओ निंग र ईश्वरीय प्रकाश से भर गई। इस बार वह ज्यादा डरावनी थी। एक अजीब शक्ति ने दुनिया के नियम तोड़ दिए और बरीपत देवता पर उतर आए। वह फिर रुक गए। 33 आसमानों के ऊपर बाहरी आकाश है, बरीपत देवता ने उत्तर दिया। दबंगई के भाव के साथ वह आगे बढ़ते रहे। इस समय वह झाओ निंग र से 10 कदम दूर थे। झाओ निंग र को और ज्यादा खून खांसने लगा। उसका शरीर टूटने लगा। खून दरारों से रिसने लगा। उसकी नाक से खून बहने लगा। दिल की मांग भरी भाषा उससे फिर से निगलने लगी। बाहरी आकाश के ऊपर क्या है। झाओ निंग र के बोलते ही उसके बाल बेतरतीब ढंग से बिखर गए और उड़ने लगे। सवाल पूछते ही ईश्वरीय प्रकाश एक बार फिर फूट पड़ा। 33 से ऊपर यिन है। बरीपात गॉड रुके नहीं। पहला शब्द बोलते ही वे आगे बढ़ गए। कुचलती दुनिया झाओ निंग र के करीब आ रही थी। झाओ निंग र के 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसकी हृदय शक्ति के लिए उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए कठिन प्रश्न पूछने पड़े ताकि वे उससे मिट्टी के आदमी में बदल सकें। यदि प्रतिद्वंद्वी का हृदय ठीक और शांत था, जिससे वे उसके प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम थे, तो पूछने वाली हृदय शक्ति बेकार थी। उसने 3 सवाल पूछे, फिर भी वह बरीपात गॉड को रोक नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि वह घायल हो गई। ये वाकई बहुत भयानक स्थिति थी। बड़ी बहन, मुझे माफ करना, मैं गलत थी। झाओ क्यूयी को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसने हान सेन को जाने न दिया होता तो झाओ निंग र को इतनी तकलीफ न होती। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, झाओ निंग र ने कहा। लगता है वो मुझे वैसे भी मारना चाहता है। अगर तुमने मुझे हान सेन भी दे दिया होता तब भी वो ऐसा कर रहा होता। क्यूयी, तुम्हें बस भाग जाना चाहिए। उसने खुद को ब्रेक वर्ल्ड शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। उसने बरीपात गॉड के खिलाफ हृदय की भाषा का इस्तेमाल किया। यिन दुनिया के ऊपर क्या है। मेरा दिल तुम्हारे अंदर से गुजर सकता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक ब्रह्मांड के 10 अरब साल एक ही विचार में समाये हैं। तुम्हारी मांगने वाली हृदय शक्ति मुझ पर काम नहीं करती। तुम्हें समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। बरीपात गॉड ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक वस्तु निकाली। यह एक पिंग पोंग बॉल के आकार का था। यह एक अंडा था जो क्रिस्टल जैसा दिखता था। इसके अंदर एक ज्वाला जैसी आग जल रही थी। बरीपात गॉड ने अपनी उंगली से अंडे की ओर इशारा किया। उसने कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदाए और अपनी उंगली के अंदर एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न की, जिसे उसने जीन अंडे में डाल दिया। धमाका! जीन अंडे की आग एक प्रचंड ज्वाला के साथ भड़क उठी जो जलती रही। इसने पूरे जीन अंडे को अपनी चपेट में ले लिया। आह! झाओ निंग र अचानक चीखी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वह चारों पैरों पर खड़ी हो गई क्योंकि एक ब्रेक वर्ल्ड पावर बेकाबू होकर फट पड़ी। उसका शरीर उस शक्ति से प्रभावित हुआ और बदलने लगा। उसके काले बाल सफेद हो गए। उसके छोटे कान लंबे और नुकीले हो गए। उसकी पीठ पर बर्फ जैसे सफेद पंख दिखाई देने लगे। उसका कवच फट गया। उसकी त्वचा पर सफेद पंख थे। बड़ी बहन, आपको क्या हुआ है? झाओ क्यूयी ने झाओ निंग र को छुआ, लेकिन वह अपना दर्द कम नहीं कर सकी और अपनी स्थिति वापस नहीं ला सकी।
झाओ निंग एर की चीखें ऐसी थीं कि दिल और फेफड़े टूट सकते थे। उसका शरीर बदलता रहा, वह इंसान से सफेद चिड़िया में बदल गई। बड़ी पात गॉड ने झाओ निंग र के बदलते रूप को देखा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये परीक्षा सफल रही? एक तेज आवाज ने आसमान को झकझोर दिया। झाओ निंग र का शरीर पूरी तरह से सफेद देव पक्षी बन गया। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमयी ज्वाला से जल उठा। वह आग से पैदा हुई फीनिक्स जैसी थी। बड़ी पात गॉड एक जीन अंडा पकड़े हुए था। आग झाओ निंग र की परछाई जैसी लग रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जीन अंडे के अंदर उड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे जीन अंडे ने जो कुछ भी किया वह उसी का प्रतिबिंब था। झाओ निंग र का देव पक्षी उड़ने लगा। उसने झाओ कियू यी को उड़ा दिया। वह आकाश में उड़ गई। आओ, दुनिया को तोड़ने वाला जानवर। दिल मांग रहा है। बड़ी पात गॉड की आंखें जल रही थीं। उसने अपने हाथों में जीन का अंडा उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी शक्ति ने खींचा हो। झाओ निंग र का देव पक्षी बरीपत देवता के हाथों में जीन अंडे की ओर उड़ रहा था। वह मानो किसी पतंगे को आग की ओर उड़ते हुए देख रहा हो। बड़ी बहन, नहीं। झाओ कियू ये इतनी जोर से रो रही थी कि मानो उसके फेफड़े या दिल फट जाएंगे। वह रेंगती हुई आगे बढ़ी, झाओ निंग र के देव पक्षी का पीछा करना चाहती थी। अफसोस, वह ऐसा नहीं कर सकी। झाओ कियू ये की चीख सुनकर देव पक्षी रुक गया। उसने जीन अंडे की ओर उड़ना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनन्य से जूझ रहा हो। आओ, तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी बनोगे। ये जीवन कितना सुंदर है। यही तुम्हें मिलना चाहिए। बड़ी पात गॉड उत्साहित लग रहा था। उसने अपने जीन अंडे में और शक्ति डाल दी। परछाइयां जीन अंडे पर थीं। उन्हें जलते हुए देव पक्षी ने लपेट लिया था। झाओ निंग र संघर्ष करती हुई दिख रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका शरीर जीन अंडे की ओर उड़ रहा था।